हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सी इंटर एफएम का मॉडल टेस्ट पेपर 3। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। सबसे पहले अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर अपन एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में। ठीक है, देख लो। एज पर द फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ द लार्ज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से। ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है, डिबेंचर दे रखा है, प्रेफरेंशियल्स दे रखे हैं और इक्विटी दे रखा है। ऑल दीज सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट। रिसेंट प्राइस डिबेंचर का क्या दे रखा है 110, प्रेफरेंशियल्स का 120 और इक्विटी का कितना दे रखा है 22। ठीक है, एंटिसिपेटेड एक्सटर्नल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, 100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार। ठीक है, 10 ईयर की मैच्योरिटी है, 11% का इंटरेस्ट रेट है, 4% फोटेशन कॉस्ट है और सेलेबल वैल्यू क्या है 100 रुपीज़। तो मतलब क्या हो गया, क्या क्या चीज़ हो गई, देखो 100 रुपीज़ का तो ये हो गया है ना। तो इसमें 4% का वो हो गया। तो रिडीम्शन वैल्यू क्या, वो नेट प्रोफिट क्या हुआ 96 रुपीज़। ठीक है, सेम अपना प्रेफरेंस शेयर्स का हो जाएगा। सेम अपना इक्विटी का क्या दे रखा है, इक्विटी में 2 रुपीज़ का फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखा है। तो 22 - 2। ठीक है ना। एंड इन एडिशन द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ 2 पर शेयर। एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट बोल रही है 7% एंड फर्म्स आर प्रैक्टिस पेइंग ऑल द अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, कि भैया सारी अर्निंग डिविडेंड में दे देते हैं। ठीक है, तो अपन का क्या निकालना है, केडी केई और केडी केपी और केई। ठीक है, उसको मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू वेट से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो देखते हैं एक बार, आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले केडी केपी और केई। ठीक है, केडी देखो, केडी 11% के हिसाब से दे रखा है, 11 1 - 35%। रिडीम्शन वैल्यू क्या है 100, नेट प्रोसीड जो शुरू में शो करा डिवाइडेड बाई 10 बाई नंबर ऑफ ईयर्स और 100 + 96 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, केडी निकल जाएगी, सेम तरीके से केपी निकल जाएगी। D1 डिवाइडेड बाई P0 + G। ठीक है, D1 क्या है इसमें, D1 देखो, D1 क्या दे रखा है इसमें, फ्लोटेशन कॉस्ट, डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ, मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड दे रखा है 2 पर शेयर। ठीक है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना दे रखा है 2 पर शेयर। 22 - 2 P0 हो गई है ना, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपीज़ दे रखी है, 17% का डिविडेंड हो गया। अब एक एक का वेट निकाल लो। सबसे पहले बुक वैल्यू वेट के हिसाब से 8 लाख 2 लाख और ये, तो वेट कितना हो गया भाई, इसका वेट कितना हुआ 8 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख। ठीक है, क्या हुआ 0.4 इसका हुआ, 0.1 इसका हुआ और 0.5 इसका हुआ। ठीक है, इसको स्पेसिफिक कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगी, क्या बोलते हैं WACC। सेम अपन को मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से डिबेंचर का अपन को दे ही रखे मार्केट वैल्यू, इक्विटी शेयर्स की दे रखी है और प्रेफरेंस शेयर्स की दे रखी है। तीनों का मार्केट वैल्यू के हिसाब से मार्केट वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकाल लेना, फिर उसके हिसाब से वेट निकाल लेना। इस तरीके से मत करना। ठीक है ना, आ जाओ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन था इसलिए मैंने कराया नहीं है, बस रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द कंपनी हैज़ फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 करोड़ @ 10 इंच, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। उसके बाद 20 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे, डिबेंचर दे रखे 200 करोड़ के, करंट लाइबिलिटीज दे रखी 80 करोड़ की, फिक्स असेट का नेट बैलेंस दे रखा 250 करोड़ का और करंट असेट दे रखा 150 करोड़ का। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट EPS निकालना है, डॉल निकालना है, DFL निकालना है, बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे पहले देखते जाओ EPS। सबसे पहले EPS कैसे निकालते हैं भाई, कॉस्ट शीट बनाओ। कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस इज कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज टू EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो क्या है EBT माइनस PS डिविडेंड हो तो हो,
माइनस टैक्स, नहीं माइनस टैक्स, तो क्या है EAT, EAT के बाद माइनस PS डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद जो आएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, 28 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू EPS, ठीक है। इस हिसाब से आपको करना है। अब देखते हैं क्या क्या अपन को दे रखा है। रिजर्व सरप्लस दे रखे हैं, करंट लायबिलिटीज दे रखी है, फिक्स एसेट दे रखे हैं, करंट एसेट दे रखे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन को निकालना है क्या, सेल्स निकालनी पड़ेगी। सेल्स कितने दे रखे 2.5, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो क्या दे रखा है 2.5, ठीक है। मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इज इक्वल्स टू 2.5, है ना। टोटल एसेट की वैल्यू क्या है 100 का 400 इज इक्वल्स टू 2.5 एक्स 400 इंटू 2.5 कितना हुआ। सेल्स कितनी आई 1000 की, ठीक है, 1000 की सेल आई। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है 65%, तो 1000 का 65% क्या हो गया 650 क्या हो गया वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 350, है ना। फिक्स कॉस्ट कितना हुआ एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना हुआ 80, तो इसमें क्या होगा 350 माइनस 80 कितना हुआ 270 EBIT, है ना। इंटरेस्ट क्या हुआ इसमें, इंटरेस्ट क्या हुआ 200 का 15% दैट इज 30, है ना। EBT क्या हुआ 270 माइनस 30 क्या हुआ 240, है ना। PS डिविडेंड है नहीं, माइनस टैक्स करो, डायरेक्ट टैक्स करो। टैक्स कितना है 40%, 240 का 40% टैक्स हो गया दैट इज 96, तो 240 माइनस 96 कितना हुआ 144 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कितना है 10 करोड़ एट द रेट 10 each, ठीक है। डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय ये 144 ही आ गया, 144 डिवाइडेड बाय 10 कितना है 14.4, ठीक है। अब अपन को क्या करना है EPS निकालना है, तो EPS क्या है 14.4, ये निकालना है तो C अपन EBIT कर देंगे, है ना। ये निकालना है तो EBIT अपन EBT कर देंगे, ठीक है। इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो DC चला जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ। सबसे पहले टोटल एसेट निकाला, सेम अपना 14.4 अपना आया, ठीक है डॉल, और मैं आपको निकालने का तरीका बता चुका हूँ, ठीक है। चले आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द समराइज बैलेंस शीट। समराइज बैलेंस शीट बनानी है अपन को, क्या क्या करना है बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है बस, है ना। तो बैलेंस शीट कैसे दिखती है, ऐसी तो दिखती है ना। क्या क्या दे रखा है, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखा है, रिजर्व सरप्लस दे रखा है 1,60,000 का, तो RNS लिखो इसमें 1,60,000। जो चीज़ दे रखी है वो पहले लिख लो। करंट रेशियो 2.5 दे रखा है, लिक्विडिटी रेशियो 1.5 दे रखा है, ठीक है। करंट रेशियो क्या होता है CA बाई CL, कितना दे रखा है 2.5, ठीक है 2.5 दे रखा है ना। और CA माइनस CL कितना दे रखा है 2,40,000, तो अपन CA नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं भाई। CA इज इक्वल्स टू 2.5 CL, है ना। CA की वैल्यू पुट करो 2.5 CL माइनस CL इज इक्वल्स टू 2,40,000, है ना। तो CA कितना आया, सॉरी CL कितना आया अभी पहले 1.5, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 1.5 कितना आया 1,60,000। CL कितना हुआ 1,60,000, है ना। तो CA कितना हुआ इसमें 80,000, ठीक है। तो यहाँ पे करंट एसेट लिखो, करंट एसेट 80,000 के करंट एसेट हुए, करंट लायबिलिटीज कितनी हुई 160 की, ठीक है। अब इसमें बाइफर्केशन होगा तो बाइफर्केशन कर देंगे, ठीक है। जैसे लिक्विडिटी रेशियो दे रखा है, तो लिक्विडिटी रेशियो से अपन को क्या पता चलता है, क्या पता चलता है बेटू, क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि भैया लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज
इज टू 1.5। ठीक है, करंट एसेट कितना है 80,000, 80,000 माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज कितनी है 160 इंटू 1.5। तो इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल लो 1,60,000 इंटू 1.5 इंटू 1.5। ठीक है, 1,60,000 इंटू 1.5। ठीक है, उसके कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन को क्या चाहिए था, करंट असेट, सॉरी करंट असेट अपन ने गलत निकाल दिया इसमें। एक बार वापस देखो, देखो करंट लाइबिलिटीज़ क्या आई अपने पास, करंट लाइबिलिटीज़ क्या आई, करंट लाइबिलिटीज़ क्या आई अपने पास 1.5 टू 2,40,000। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 1.5 कितना है 240 डिवाइडेड बाई 1.5, तो 1,60,000 की करंट लाइबिलिटीज आई। ठीक है, तो इसमें करंट एसेट कितना होगा 2.5 CL है ना, 1,60,000 इंटू 2.5, 4 लाख के टोटल करंट एसेट होंगे लाला। और करंट लाइबिलिटीज कितनी हुई अपने पास, करंट लाइबिलिटीज क्या हुई अपने पास 1,60,000। ठीक है, अब अपन को करंट एसेट को बाइफरकेट करना है, ये उतार लिया आपने। ठीक है, क्या करना है, करंट एसेट को बाइफरकेट करना है। कैसे करेंगे एक बार देखो, करंट एसेट को बाइफरकेट करना है, क्या क्या करना है भाई। करंट एसेट में एक तो BOD है, देखो करंट एसेट में, करंट एसेट टोटल है 4 लाख के, जिसमें BOD कितना है 40,000 का। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और दे रखी है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितनी है अपने पास, इन्वेंट्री के लिए क्या बोल रखा है 4 लाख माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 160 इज टू 1.5। तो कितना हुआ 1,60,000 इंटू 1.5 माइनस 4 लाख, तो इन्वेंट्री कितनी होगी 1,60,000। और अदर करंट एसेट क्या हो गया 2 लाख रुपीज़ की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद क्या लिखा है फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो कितना है 7.5। एक चीज़ ये है अपने पास है ना, उसके अलावा टोटल हो गया। ठीक है, ठीक है, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी गलत कर दिया अपन ने, करंट लाइबिलिटीज़ में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000 का। ठीक है, तो अदर करंट एसेट कितने हुए 240। ठीक है, इसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो कितना रहेगा 0.75 है ना, और क्या दे रखा है प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75 दे रखा है फिक्स एसेट का है ना, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अपन ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, ये चीज़ देख लो आप है ना। सबसे पहले करंट एसेट अपने 4 लाख के आए। ठीक है, उस हिसाब से अपनी इन्वेंट्री कितनी 1,60,000 की आई। ठीक है, ये चीज़ रुक जाओ। ठीक है, उसके बाद अपनी देखो करंट एसेट आ गया, इन्वेंट्री आ गई है ना, अदर करंट एसेट और इन्वेंट्री। BOD अपन ने कर ही दिया था ट्रेड पेबल, जो 1,60,000 की टोटल वो आ रही थी, तो इसने ट्रेड पेबल कर दिया। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या बोल रहा है फिक्स एसेट इज इक्वल्स टू 0.75 ऑफ प्रोप्राइटरी फंड। ठीक है ना। तो नेट वर्किंग कैपिटल फिक्स एसेट के अलावा क्या है, फिक्स एसेट के अलावा क्या है फिक्स एसेट के बाद करंट एसेट है ना, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू 0.25। ठीक है, बैलेंस शीट में देखो ना, देखो फिक्स एसेट के बारे में बोल रखा है ये 0.75 है, किसका इसका। ठीक है, किसका, इसमें इक्विटी भी जोड़ जाएगा जब। ठीक है, उसके बाद बचा क्या है इन दोनों। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का कितना हुआ 0.25, वर्किंग कैपिटल का कितना हुआ 0.25, और वर्किंग कैपिटल क्या है 2,40,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.25, तो कितना हुआ प्रोप्राइटरी फंड कितना हुआ 9,60,000, कितना हुआ 9,60,000। इसमें से अपन को क्या दे रखा है इक्विटी कितनी हो गई 8 लाख रुपीज़ की
है ना। बैलेंस शीट का टोटल हो गया अपने पास, बस फिक्स एसेट को माइनस करके निकाल लो, ठीक है। फिक्स एसेट कितना हुआ 720, बैलेंस शीट बन गई अपनी। 8 लाख की इक्विटी, 1,60,000 का ये, 40,000 का ये, 120 का ये, 70,000 का, 160 का, और बाकी बचा हुआ ये, और 11,20,000 की टोटल हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले, ये चीज़ ध्यान रखना, ये नेट वर्किंग कैपिटल इज टू 0.25 है, 0.25 ऑफ फंड का, ठीक है। वो क्यों निकाला 0.25? देखो बैलेंस शीट में क्या बोल रखा है, जो प्रोप्राइटरी फंड, देखो दो चीज़ होती है, प्रोप्राइटरी फंड प्लस लाइबिलिटीज। यहाँ पे क्या होता है, फिक्स असेट और करंट असेट, है ना। ये बोल रखा है, ये क्या है 0.75 ऑफ प्रोप्राइटरी फंड, है ना, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी फंड का 0.25 क्या होगा, वर्किंग कैपिटल। भाई टोटल पैसा मैंने किससे लगाया, सिर्फ प्रोप्राइटरी फंड से लगाया, सीधा सीधा समझो। मैंने 10 लाख रुपए थे मेरे पास, है ना। 10 लाख में से मैंने 5 लाख तो फिक्स एसेट में यूज़ करे, तो 5 लाख मैंने वर्किंग कैपिटल में तो यूज़ करे, सीधी सीधी बात है। अगर मैंने 5 लाख फिक्स एसेट में यूज़ करे तो 5 लाख मैंने वर्किंग कैपिटल में यूज़ करे, सीधी सीधी बात है ना। चले आगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन करके जाना, ठीक है, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो अपन थे क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या है भाई, एडिशनल फंड जब डेब्ट से रेज करा और इक्विटी से रेज करा, तो कौन सा अपन किससे करना पड़ेगा, मतलब कौन सा अपना सही रहेगा। तो अपन क्या है, इसमें दोनों में ईपीएस निकालेंगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें क्या बोल रखा है कि अभी जो रेट से पैसा कमाते हैं वही बाद में कमाएंगे। तो अभी क्या कमाते हैं अपन, 2,80,000 कमाते हैं, कितना पैसा लगा के भाई, इंटरेस्ट 40,000 है 10% के हिसाब से, तो डिबेंचर कितने हो गए 4 लाख के, और इक्विटी का कितना हुआ देखो 30,000 इंटू 10 कितना हुआ, 3 लाख की इक्विटी हो गई, और रिजर्व कितना हो गया 7 लाख का, तो टोटल कितना हुआ 14 लाख। तो 2,80,000 डिवाइडेड बाई 14 लाख कितना हुआ 20%, ठीक है। सेम तरीका है, अभी 4 लाख और लगाएंगे तो टोटल कितना होगा 14 प्लस 4 लाख कितना हो गया का 20% कर देना, ठीक है। आओ देख लो एक बार, 14 प्लस 4 लाख का 20%, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओल्ड डिवेंचर है और इंटरेस्ट ऑन न्यू डिवेंचर उसने क्या बोला 12% तक हो जाएंगे, है ना, ठीक है। 48,000 ईबीटी आ जाएगा, ईबीटी में से टैक्स माइनस करेगा, ईएटी आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने पी रेशो के लिए एक चीज़ बोल रखी है, वो चीज़ देख लेना, ठीक है। पी रेशो के लिए क्या बोल रखा है एक बार देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म दैट द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, है ना, रेशियो हाइयर देन 40% एंड पुशेज द पी रेशियो डाउन टू 8, कि पी रेशियो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, एंड रेज द इंटरेस्ट रेट ऑफ एडिशनल बोरोइंग टू 12%, कि भैया अगर डेब्ट टू इक्विटी मतलब डेब्ट टू टोटल एसेट अगर, है ना, 40% से ज़्यादा हो जाता है ना, तो इस सिचुएशन में 40% से, फर्स्ट वाली सिचुएशन में जब अपन डेब्ट से रेस कर रहे हैं तो हो गया है 40% से ज़्यादा, तो वो 12% तक हो जाएगा और पी रेशो 8 तक हो जाएगा, और जिसमें मार्केट प्राइस सबसे ज़्यादा आएगी वो अपन चूज़ कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखो, द फर्म हैज़ पेड अ डिविडेंड, कितना पे कर दिया है, देखो पे कर दिया है, ये पर चीज़ ध्यान रखना, पे कर दिया है 2 पर शेयर। द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट कितने दे रखी है 5% पर एनम, जी कितनी दे रखी है 5% पर एनम, ठीक है। डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स, क्या निकालना है मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स इफ द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड राइजेस टू 8%, भाई एमपीएस निकालनी है, ग्रोथ रेट हो गई 8% या ग्रोथ रेट फॉल 3%, अज्यूम दैट द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स गिवन दैट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15.5%, ठीक है। तो पेड द डिविडेंड लिखा हुआ है 2, है ना, डिवाइडेड बाय के माइनस जी, यही होता है ना, प्लस जी 1 प्लस जी, ठीक है। तो इससे क्या निकला एमपीएस, ठीक है, यही होता है। एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट वॉज एस्टिमेटेड 5%, ये कितना है के माइनस जी कितना होगा
15.5 और ये जी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से निकालो तो करंट मार्केट प्राइस आ जाएगी। और जब अपन राइज हो जाएगी ग्रोथ रेट 8% कर देना इसको। ठीक है, और सब चीज़ें सेम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। करंट सिचुएशन में निकाली, ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में और थर्ड सिचुएशन में, तीनों में निकाली। ठीक है, आ जाओ आगे वाले क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखो। क्वेश्चन नंबर बी देखो, द फर्म हैज पेड, हाँ क्वेश्चन नंबर बी अपन ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ठीक है, तो अपन थे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द कंपनी इज कंसिडरिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है ना। द फाइनेंसिंग पॉलिसी ऑफ द नेक्स्ट ईयर, एस्टिमेटेड फिक्स एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज फॉर द ईयर इज 2.6 करोड़। ठीक है, फिक्स एसेट कितने 2.6 करोड़ और करंट लाइबिलिटी कितनी है 2.34 करोड़। एस्टिमेटेड सेल्स दे रखी है, EBIT दे रखा है ना। तो देखते हैं, देखो एक अप्रोच है कंजर्वेटिव अप्रोच, एक अप्रोच है मॉडरेट अप्रोच और एक है अग्रेसिव अप्रोच। ठीक है, 3 तरह की अप्रोच है जिसमें इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट दे रखा है कितनी 4.5, मॉडरेट में कितना दे रखा है 3.9 और 2.6 का एग्रेसिव में दे रखा है। एस्टिमेटेड सेल्स दे रखी है और EBIT दे रखी है। आफ्टर इवेल्यूशन, भाई इवेल्यूशन के बाद द फाइनेंशियल कंट्रोलर उसने क्या मॉडरेट पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे मॉडरेट पॉलिसी। द कंपनी इज नाउ एग्जामिनिंग द, भाई अब कंपनी ने क्या बोला मॉडरेट पॉलिसी तो अडॉप्ट करेंगे बट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कितना पैसा लेना है, तो उसके लिए कंपनी ने नया चीज़ करी है कि भाई इसमें भी तीन तरह की पॉलिसी है। जैसे कंजर्वेटिव रखेंगे है ना, तो 0.54 ये लेंगे और डेप्थ कितना लेंगे, फिर ये है ना। अपन को क्या करना है, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट बताना है ईच पॉलिसी में, ये वाली पॉलिसी में, और फिर फाइनेंसिंग के हिसाब से अपन को वो बताना है ना कि भाई नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन क्या होगी। तो देखो सीधे सीधे बात है, यहीं से निकालते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन देखो भाई, करंट असेट इसमें कितने हैं 4.5 और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी बताई थी 2.34 है ना। तो वर्किंग कैपिटल पोजीशन क्या हो गई 4.5 माइनस 2.34। ठीक है, सेम मॉडरेट और सेम अग्रेसिव का भी निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगी, EBIT डिवाइडेड बाय टोटल असेट है ना। ठीक है, EBIT डिवाइडेड बाय टोटल असेट। EBIT कितना है देखो, EBIT कितना दे रखा है 1.23, 1.15, 1। ठीक है, टोटल असेट के बारे में क्या बोल रखा है अपन को, फिक्स असेट दे रखा है और करंट असेट दे रखा है। तो आ जाएगा फिक्स असेट कितना है 2.6 और करंट असेट कितना है 4.5। तो 2.6 प्लस 4.5 कितना होगा 7.1। ठीक है ना 7.1। तो कैसे डिवाइड होगा 1.23 डिवाइडेड बाय 7.1। ठीक है, ये तो हो जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद आएगा करंट रेशियो। करंट रेशियो कैसे निकालेंगे CA/CL। ठीक है, एक बार मैं आंसर चेक करा देता हूँ। देखो करंट असेट फर्स्ट वाले आंसर में थर्ड का A पार्ट, करंट असेट इतना, फिक्स असेट इतना, करंट लाइबिलिटीज़ ये है। उसके बाद क्या बोला नेटवर्क बता रही है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। टोटल लाइबिलिटीज़ बता रही है। अपन को सबसे पहले नेट वर्किंग कैपिटल निकालना। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न निकालना। रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाला कि भाई कैसे निकाला EBIT डिवाइडेड बाय टोटल असेट। तो EBIT कितना है इसमें 1.23 डिवाइडेड बाय टोटल असेट कितना है 7.1, तो कितना है 7.32। ठीक है, सेम करंट रेशियो निकाल लिया। अब अपन को क्या करना है, दूसरी वाली पॉलिसी देखनी है। तो दूसरी वाली पॉलिसी में अपना करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज़ तो फिक्स हो गया कि भाई उसने क्या बोला मॉडरेट लेंगे, मतलब इस पॉलिसी के हिसाब से लेंगे, इस पॉलिसी के हिसाब से लेंगे। ठीक है ना। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है 3.9, करंट असेट में इन्वेस्टमेंट चाहिए, एस्टिमेटेड लाइबिलिटीज़ और एस्टिमेटेड सेल हो गई, मतलब करंट असेट 3.9 ही रहेगा, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी रहेगी 2.4 और करंट असेट वो फिक्स असेट। तो ये चीज़ फिक्स हो गई। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज़ ये हो गई है ना, ये चीज़। ठीक है,
उसके बाद उसने क्या बोल रहा है, टोटल एसेट कितना हुआ 6.5 का, है ना, जिसमें से करंट लाइबिलिटीज कितनी हुई, ये वाली। उसके बाद उसने क्या बोला है, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, तीनों पॉलिसी में अलग अलग शॉर्ट टर्म डेब्ट्स है ना। देखो अब नई चीज़ है, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स कितने हैं और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कितने हैं, वो चीज़ बता रखा है। तो शॉर्ट टर्म डेब्ट्स कितने हैं 1.54, 1 और 1.5, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कितने हैं 1.12, 0.66 और ये सब, ठीक है। तो उसके बाद क्या बचा भाई, क्या बचा, शॉर्ट टर्म डेब्ट 0.54 और 1.12, ठीक है ना, और 2.34, ठीक है। तो बचा क्या, इक्विटी कैपिटल कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज माइनस शॉर्ट टर्म डेब्ट्स माइनस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो क्या निकलेगा, इक्विटी कैपिटल। तो उससे क्या निकल जाएगा, टोटल लाइबिलिटीज, ठीक है ना। उसके बाद फोरकास्टेड सेल अपन को दे रखी है, EBIT अपन को दे ही रखा है, ठीक है ना, EBIT अपन को दे रखा है। सबसे नेट वर्किंग कैपिटल की पोजीशन निकालनी है, वो अपन इजीली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, देखो करंट एसेट अपन को दे रखा है, करंट लाइबिलिटीज अपन को दे रखी है, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स अपन को दे रखा है, तो CA माइनस करंट लाइबिलिटीज माइनस शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, ठीक है। तो नेट वर्किंग कैपिटल की पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद निकाल एक चीज़ देखो, करंट रेशो भी वैसे निकल जाएगा CA/CL, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये चीज़ देखो, इसमें सिर्फ शेयर होल्डर्स इक्विटी की रेट ऑफ रिटर्न मांगी है। क्या मांगी है, शेयर होल्डर्स इक्विटी की रेट ऑफ रिटर्न मांगी है। तो अपन शेयर होल्डर्स इक्विटी लेंगे, तो इसमें क्या लेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बेटा, EBIT अपन को दे रखा है ना, EBIT अपन को दे रखा है, उसके अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट माइनस कर देना, ये EBT आ जाएगा, EBT में टैक्स माइनस करना, EAT आ जाएगा, EAT डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल। और इक्विटी कैपिटल क्या है अपने पास, ये देखो, ये निकाला 2.5, ठीक है, इतना इक्विटी कैपिटल, ठीक है, निकल गया। और हो गया ये क्वेश्चन। आगे चले, आगे क्या बोल रखा है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो लिमिटेशंस है वो बतानी है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंसिंग अ बिजनेस थ्रू विच बोरोअर इज चीपर देन द यूजिंग, ठीक है, कि भाई बोरोइंग सोर्स ऑफ कैपिटल इज चीपर देन द इक्विटी कैपिटल, तो ये इसके बारे में बताना है। तो कि भाई बोरोइंग में अपन को वो मिलता है, क्या बोलते हैं, टैक्स बेनिफिट मिलता है, और ये सब बताना है, ठीक है। उसके बाद WACC के बारे में बताना है, और MM अप्रोच की असम्पशंस बतानी है, ठीक है, कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, टैक्स कुछ होता नहीं है, वो चीज़, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की लिमिटेशन बतानी है, वॉक टाइमिंग डिफरेंस नहीं लेता, इग्नोर रिस्क लेता है, और ऑल्सो वर्क की टर्म मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो वर्क, है ना, ठीक है। उसके बाद फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस इज चीपर देन द, भाई इक्विटी क्यों महंगी है ये बतानी है। डेब्ट इज चीपर देन द इक्विटी कैपिटल एंड द पॉइंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, भाई इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। इशू ऑफ इक्विटी एग्जिस्टिंग, बाई कंट्रोल, क्या होता है इक्विटी में जैसे इशू करते हैं तो कंट्रोल डेफिशिएट होता है, ठीक है। और भाई जैसे जैसे पीरियड राइज होता जाता है डेब्ट एडवांटेज में पहुंचता जाता है, क्योंकि इक्विटी की बोरोइंग कैपेसिटी इक्विटी की कैपिटल कॉस्ट बढ़ती जाती है, ठीक है। उसके बाद WACC के बाद बताना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है ये सब बता देना। उसके बाद MM अप्रोच की असम्पशंस बतानी है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, रिस्क अवर्स है ना, रेशनल मार्केट है, उसके बाद कोई टैक्स नहीं है, और इक्विवेलेंट रिस्क, हाँ इसको रिस्क अवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब अपना क्या बचा है, अब अपना बचा है सिर्फ MCQs, ठीक है। तो MCQs भी फटाफट देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार रहने दो, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो मॉडल टेस्ट पेपर 2 में कराया है, 1 में कराया है, आई डोंट नो, बट सेम क्वेश्चन कराया है। तो इसमें क्या होता है, EAT डिवाइडेड बाई EBIT चेंज, परसेंटेज चेंज, है ना। तो 6.9 डिवाइडेड बाई 6 कितना हुआ, 6.9 डिवाइडेड बाई 6 कितना हुआ, 1.15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी इज 10, EPS देर का 10, एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 15%, ठीक है, मतलब IRR दे रखी है, R दे रखी है, कैपिटलाइजेशन रेट दे रखी है, के दे रखी है 12.5%, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है, इफ द वॉल्टर मॉडल इज यूज्ड व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द शेयर ऑप्टिमम पे आउट, क्या बोल रखा है, R ज़्यादा है KE से,
तो क्या करेंगे, जीरो डिविडेंड देंगे। क्या करेंगे, जीरो डिविडेंड देंगे। क्यों, आर ज़्यादा है के से, मतलब कमा ज़्यादा रहे हैं और वो कम मांगते हैं, है ना, तो अपन जीरो डिविडेंड देंगे। ठीक है, तो जीरो प्लस ई कितना है 10 इंटू आर ई डिवाइडेड बाई के 15 डिवाइडेड बाई 12.5 होल डिवाइड बाय 12.5। ठीक है, 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 12.5, है ना, डिवाइडेड बाय 12.5। 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 12.5 होल डिवाइडेड बाई 12.5%। ठीक है, 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 12.5 होल डिवाइडेड बाई 12.5%। हाँ, तो 96 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पैकिंग क्रेडिट ऑफ द एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड लिक्विडेशन विथ, भाई पैकिंग क्रेडिट ऑफ द बाय एंड एक्सपोर्टर कितने दिन का लिक्विडेटेड विद इन, आई थिंक 90 डेज होता है, एक बार देख लो। इसका थ्योरी का है ये, सॉरी 180 डेज होता है, ओके, है ना। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले अपन को निकालना क्या क्या है, बेस्ट एस्टिमेट डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग रेट निकालनी है। फिर बेस्ट मेजर द डिलीवरी पार्टनर्स रिक्वायर फॉर ईयर 1। ठीक है, फॉलोइंग बेस्ट मेजर फॉर टोटल रेवेन्यू ऑफ ईयर 3, ईयर 3 का टोटल रेवेन्यू निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स बेस्ट प्रेजेंट द ईयर ऑफ लॉस, भाई किसमें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेजर द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। ठीक है, ठीक है, तो अपन निकालते हैं क्या क्या बोल रखा है। देखो मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊँ, ये एनपीवी का क्वेश्चन है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो कैश इनफ्लो निकालना, कैश आउटफ्लो निकालना, है ना, नेट कैश फ्लो निकल जाएगा, उसको डिवाइड करना किससे, WACC से। ठीक है, तो वो क्या निकल जाएगा अपना, मतलब उसको प्रेजेंट वैल्यू कर लेना, तो अपने क्या निकल जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, अब आ जाओ। टिवागो लिमिटेड इज अ ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी, सबसे पहले क्या बोला, ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी इन द फूड डिलीवरी बिजनेस एंड कंसिडरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द क्विक ग्रोसरी, इट मार्केट एज अ करंट फूड डिलीवरी बिजनेस इन अ वैल्यूएशन ऑफ 5750। ठीक है, करंट का कितना है 5750। ठीक है, फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ द रीसेंट फंड रेजिंग बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू रन 6 ईयर्स तक बिजनेस रन करेगा, आफ्टर विच इट विल सोल्ड टू अनदर एंटिटी विद द टारगेट वैल्यूएशन 2 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड इन द फर्स्ट ईयर, कि भाई फर्स्ट ईयर में जितना इन्वेस्टमेंट में करेगा उसका 2 टाइम्स में अपन 6 ईयर में इसको सेल कर देंगे। द न्यू सेगमेंट विल फंडेड बाय, अब न्यू सेगमेंट का बता रखा है कि 3:2:5 की रेशियो में अपन फंड करेंगे। ठीक है, द क्विक ग्रोसरी डिलीवरी हैज रिक्वायर्स 30 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब P0 पे कितना चाहिए, 30 करोड़। ठीक है, 30 करोड़ रुपीज चाहिए। एंड सब्सिक्वेंटली इट रिक्वायर्स एडिशनल, भाई ईयर 2 पे वापस चाहिए, मतलब P2 पे क्या चाहिए, 20 करोड़ और चाहिए। ठीक है ना, इन द स्टार्ट ऑफ ईयर 2, मतलब ईयर 1 के एंड में चाहिए ना। ठीक है, ईयर 1 के एंड में चाहिए। एंड 25 करोड़ फॉर द फंडिंग इन्फ्यूजन फॉर स्टार्ट ऑफ ईयर 3, मतलब P3 में क्या चाहिए, 25 करोड़। ठीक है, द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल्स, क्या ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑफ द बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू बी अ फॉलोइंग लाइंस, क्या क्या बोल रखा है, नंबर ऑफ क्विक ऑर्डर्स आएंगे 1000 पर डे, नंबर ऑफ ओवरनाइट ऑर्डर्स आएंगे 2000 पर डे। सेम क्वेश्चन है, आई थिंक ये सेम क्वेश्चन किस में दे रखा है, ये ना मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन दे रखा है। टिकट साइज ऑफ द क्विक ऑर्डर इज 5000, ऑर्डर बिलो 500, क्या बोल रखा है, 5000 से नीचे का ऑर्डर होगा, 5000 ऑर्डर बिलो 500, क्या बोला टिकट साइज क्या है 5000 बिलो 500, 3000 बिटवीन 500, भाई 3000 कितने हैं, बिटवीन 500 to 1000 एंड 2000 ऑर्डर अबव 1000। ठीक है, which is average ticket size being 700 per order. ठीक है, डिलीवरी चार्जेस आर एप्लीकेबल फॉर बिटवीन 500 which is flat for 40 per order. ठीक है ना। द कंपनी वुड चार्ज 5% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू फ्रॉम द सेलर, कि भाई 5% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू सेलर से चार्ज करेगी। ओवरनाइट डिलीवरी
कितना 5000 पर एनम का सब्सक्रिप्शन लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये बोल रखा है ईच ओवरनाइट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ टिकट साइज ऑफ 750 पर ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 20%, 15% एंड फ्रॉम द फर्स्ट एंड फोर्थ ईयर ऑपरेशन, ठीक है। बियॉन्ड विच इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन कॉन्स्टेंट, के उसके बाद कॉन्स्टेंट रहेगा। टू अट्रैक्ट द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इट इज लाइकली टू स्पेंड हैवीली ऑन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बता रखी है, ठीक है। रिम्यूनरेशन ऑफ द डिलीवरी पार्टनर 15,000 पर एनम पर मंथ एंड फिक्स प्लस 20 पर ऑर्डर का उसको रिम्यूनरेशन मिलेगा, ठीक है। ईच डिलीवरी पार्टनर कैन डिलीवर अ 30 orders per day and additional provision of 50% of the extra delivery to be made on अनएक्सपेक्टेड स्पाइक ऑर्डर, ये ठीक है ना। इनकम टैक्स पर्पस के 30%, 20% का डेप्रिसिएशन ऑन स्टेट लाइन मेथड एंड टैक्स रेट क्या ले रही है 25%। उसके बाद क्या बोल रहा है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या दे रखी है 20, 10, 11 और 15, ठीक है। तो अपन सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्या दे रखा है 10, 11 और 15 है ना। किससे इक्विटी किस रेशियो में दे रखा है DPE, DP और E, ठीक है। इक्विटी का वेट कितना है ये देखो 3:2:5 है ना। DPE 3:2:5, ठीक है। तो एक बार देख लो 10 × 3 = M+, 11 × 2 = M+, और 15 × 5 = M+, MRP डिवाइडेड बाय तो क्या आया 12.7%, 12.7%, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेजर फॉर डिलीवरी पार्टनर रिक्वायर्ड, ठीक है, वो अपन एक बार देखते हैं, आ जाओ। देखो ये कितनी आई 12.7%, बिल्कुल सही है ना। नंबर ऑफ क्विक ऑर्डर्स कितने हैं देखो, अब सीधे सीधे अपन चलते जाएंगे और अपन को चीज़ें पता चल जाएगी। 10,000 है और उसके बाद जो इंक्रीज बोला है 4th ईयर तक इंक्रीज होएगा, उसके बाद स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। और नंबर ऑफ ओवरनाइट ऑर्डर्स कितने हैं ये वाले, ठीक है। नंबर ऑफ क्विक डिलीवरीज पर एनम में कितनी होगी इंटू 12 है ना। पर एनम ओवरनाइट डिलीवरी इंटू 12। चार्जेबल फॉर क्विक डिलीवरीज कितना है भाई, कितना है क्विक डिलीवरीज है ना, ठीक है। अच्छा चार्जेबल क्विक डिलीवरीज कितनी है ना 25, 23, 18,000, ठीक है। इसका हाफ चार्जेबल कितनी है, इसका हाफ, ठीक है। नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स कितने चाहिए पड़ेंगे भाई भाई एक डिलीवरी पार्टनर क्या करता है 30 ऑर्डर देता है, 30 ऑर्डर देता है। नंबर ऑफ भाई एक डिलीवरी पार्टनर 30 ऑर्डर देता है ना। तो इन दोनों का भाई नंबर ऑफ डिलीवरी कितनी होगी, ठीक है। 30 ऑर्डर एक जना देता है और इंटू 1.5x, 1.5x क्यों करा तो कितना हो गया 600 है ना। एक बार देखो डिलीवरी पार्टनर के लिए क्या बोल रखा है, देखो क्या बोल रखा है एडिशनल प्रोविजन कितना बनाना है 50% ऑफ एक्स्ट्रा डिलीवरी, मतलब कि भैया 30 ऑर्डर दे देता है वो, बट है ना अपन को एक ऑर्डर के लिए 1.5 आदमी चाहिए, ये मान के चलना, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर कितने हो गए फॉर ईयर 1 के लिए कितने हो गए अपने 600, ठीक है। आ जाओ कितने हो गए 600, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट मेजर फॉर टोटल रेवेन्यू ऑफ ईयर 3 का टोटल रेवेन्यू निकालना है। ईयर 3 का टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो ईयर 3 का टोटल रेवेन्यू क्या हुआ ये भाई देखो चार्जेबल क्विक डिलीवरी पार्टनर अपन को दे रखा है भाई, कितना मिलेगा फ्रॉम द क्विक डिलीवरीज, कितना मिलेगा भाई एक डिलीवरी में 40 रुपीज़ मिलते हैं है ना, तो ये हो गया,
ठीक है। नंबर ऑफ क्विक डिलीवरीज फॉर सेलर कमीशन 5% होता है, ये आ गया, ठीक है। ओवरनाइट पे क्या बोला था कि भाई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 5,000 रुपीज़ का, ठीक है, ये आ गया, है ना। उसके बाद फ्रॉम द ओडी सेलर कमीशन कितना है 7%, ठीक है। तो कितना होगा ईयर 3 में क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू कितना आया 33.68, ठीक है, कितना आया 33.68, एक बार आंसर चेक करो 33.66 कैसा आ रहा है, सी देखो 6, 8 और 6 में ऐसा कोई फर्क नहीं है। विच ऑफ द बेस्ट प्रेजेंट द ईयर ऑफ लॉस किस में, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देखो, ईयर ऑफ लॉस कौन सा है, देखो पीबीडी देखो, ईयर ऑफ लॉस कौन सा है, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 और ईयर 4, मतलब चारों ईयर में लॉस हुआ है। और उसने क्या पूछा है, ईयर्स ऑफ लॉस, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, देखो डी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट मेजर देन एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, एनपीवी निकालनी है प्रोजेक्ट की, है ना। प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या आई अपने पास, एनपीवी आई अपने पास 39.35, ठीक है, 39.35, कितनी आई 39.35, ठीक है, हो गया। देखो मेन क्या चीज़ है इसके अंदर, जो रेवेन्यू कैलकुलेट हो रहा है ना वो चीज़, ठीक है। देखो अपन को क्या बोल रखा है, क्विक डिलीवरीज पे, मैं आपको एक बार क्वेश्चन से वापस बताता हूँ, एक बार समझना। देखो पहले एक चीज देखना, द कंपनी वुड चार्ज 5% कमीशन ऑन इनवॉइस वैल्यू फ्रॉम द सेलर फॉर द क्विक डिलीवरीज प्रोडक्ट, ठीक है, एंड 7% फॉर ओवरनाइट डिलीवरी, ठीक है। देखो 5% फॉर क्विक डिलीवरी प्रोडक्ट, है ना, एंड 7% फॉर ओवरनाइट डिलीवरी। तो किसका 5%, भाई उसने क्या बोला था, नंबर ऑफ क्विक डिलीवरीज क्या है 36,50,000 इंटू, भाई उसने क्या बोला, टोटल क्विक डिलीवरीज कितनी होगी, क्विक डिलीवरी 5,000 ऑर्डर 500 के, 3,000 ऑर्डर 500 के, ठीक है, 1,000 एंड 2,000 ऑर्डर 1,000, विच इज एवरेज टिकट साइज कितना है 700 पर ऑर्डर, ठीक है। तो 700 पर ऑर्डर है ना, उसका 5%, ठीक है, उसका 5% ले लिया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, ओवरनाइट डिलीवरी पे कितना चार्ज करूँगा 7%, ठीक है। तो ओवरनाइट डिलीवरी का टिकट साइज क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ ओवरनाइट डिलीवरी देखो, टिकट साइज क्या है 750, एक बार चेक करो, देखो एवरेज टिकट साइज क्या है 750, इसमें सिर्फ एवरेज लेना है आपको, देखो, ठीक है। एवरेज टिकट क्या है, टिकट साइज क्या है 750, ठीक है, 750 से कमीशन लूँगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ मिली, एक तो मेरे को सब्सक्रिप्शन चार्ज मिलता है, एक कमीशन मिलता है, और एक पैसा क्या मिलता है मेरे को, एक पैसा क्या मिलता है भाई क्विक डिलीवरीज और ये जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्विक डिलीवरीज क्या होगी, चार्जेबल क्विक डिलीवरीज क्या है, एक बार देखो, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, चार्जेबल क्विक डिलीवरीज, डिलीवरी चार्जेस आर एप्लीकेबल फॉर ऑर्डर अबव 500 के ऊपर के ऑर्डर में ही डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, विच इज़ 40 पर ऑर्डर, क्या बोल रहा है 40 पर ऑर्डर, 500 के ऊपर के ऑर्डर। देखो तो 5,000 ऑर्डर तो बिलो 500 है ना, तो 10,000 में से टोटल 5,000 तो बिलो 500, तो मतलब 50% तो अनचार्जेबल हो गए और 50% चार्जेबल हो गए, ठीक है। क्या बोला है 50% अनचार्जेबल हो गए, 50% चार्जेबल हो गए, इसलिए इसका 50% करा था, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा सुनना, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है, एक चीज़ और क्या बोला है, जो ओवरनाइट का है, ओवरनाइट का
है ना। तो ओवरनाइट का भी मैं बता रहा हूँ। ओवरनाइट में क्या बोल रहा है, 7% तो ये लेगा। ओवरनाइट सब्सक्रिप्शन अलग चीज़ है, एंड ईच ओवरनाइट इज एक्सपेक्टेड टू एन एवरेज 750 का टिकट साइज है। ईच सब्सक्रिप्शन बेस्ड कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू प्लेस एन ऑर्डर ऑल्टरनेट डेज, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन चार्जेस क्या बोला है, 5000 पर एनम, ठीक है। और जो सब्सक्रिप्शन वाले लोग हैं ना, वो अल्टरनेटिव डेज पे, मतलब आज जैसे जितना ओवरनाइट चार्जेस होता है 2000, तो 2000 पर डे है, तो जो सब्सक्रिप्शन वाले लोग हैं वो 1000 ऑर्डर मान लो ऑर्डर करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या बोला इसने, जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस लिया वो B/12 लिया, ठीक है। 5% कमीशन ये हो गया, रेवेन्यू हो गया, ठीक है। ये ओडी का कमीशन हो गया, है ना। सब्सक्रिप्शन या जो भी ओवरनाइट जो डिलीवरी हो रही है उसमें उसने ये नहीं बोला कि मैं जो नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर है मतलब उससे चार्ज करूंगा, वो चीज़ क्या बोलते हैं, क्या है नंबर ऑफ ऑर्डर में क्या बोलते हैं इस चीज़ को, 40 पर ऑर्डर। जो ये डिलीवरी चार्जेस है वो सब्सक्रिप्शन वाले के लिए नहीं होगी, या फिर जो नंबर ऑफ क्विक डिलीवरीज वाले हैं उनके लिए नहीं होगी, मतलब सॉरी, जो नाइट में ऑर्डर कर रहे हैं उनके लिए डिलीवरी चार्जेस नहीं है, ठीक है ना। जो दिन में ऑर्डर कर रहे हैं उन्हीं का है। डिलीवरी चार्जेस एप्लीकेबल ऑन ऑर्डर बिलो 500 विच इज़ 40% विच इज़, है ना। तो ये तो वैसे भी 2000 पर ऑर्डर है ना। चले आगे, ठीक है। अब एक चीज़ और, क्या इनको पे करेंगे, ठीक है। ये तो अपना टोटल रेवेन्यू हो गया। देखो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट डायरेक्ट दे रखी है, IT एंड कस्टमर कॉस्ट डायरेक्ट दे रखी है। डिलीवरी पार्टनर को क्या बोल रखा है कि भाई 15,000 के हिसाब से पे करूँगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर अपने पास है ना, इंटू 15,000 करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एनम के डिलीवरी पार्टनर अपने पास है ही, इंटू 15,000 करेंगे। अब क्या बोल रखा है, डिलीवरी पार्टनर का कमीशन, एक चीज़ और है, डिलीवरी पार्टनर का कमीशन, है ना। डिलीवरी पार्टनर का कमीशन के लिए क्या बोल रखा है, देखो रिम्यूनरेशन 15,000 पर है प्लस 20 पर डिलीवरी, क्या बोल रखा है 20 पर डिलीवरी उसको और देंगे। तो नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी हो गई, क्विक डिलीवरीज प्लस ओवरनाइट डिलीवरीज इंटू 20, ठीक है। डेप्रीशिएशन डायरेक्ट दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन कैसे होगी भाई, उसने ईयर 1 पे क्या इन्वेस्टमेंट कराया अपन से, ईयर 1 पे मैंने साइड में लिखा था, देखो P0 पे 30 का है ना। तो वो तो 5 साल डेप्रीशिएट होगा, और उसने क्या डेप्रीशिएशन के लिए क्या बोला है 20%, है ना। तो 30 डिवाइडेड 30 इंटू 20% कितना हो 6%, 6 का, है ना। तो हर साल 6 का डेप्रीशिएशन होगा, ठीक है ना। हर साल 6 का डेप्रीशिएशन होगा, ठीक है। फिर उसने बोला ईयर 2 पे मैं वापस पैसा लगा रहा हूँ, है ना। मतलब ईयर 1 के एंड में कितना लगा रहा था वो 20, फिर उसका वापस, ठीक है। तो ईयर 2 से डेप्रीशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसने बोला था ईयर 3 के एंड में मैं वापस पैसा लगा रहा हूँ, तो वो वापस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रीशिएशन वापस ऐड कर लेंगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। और सारे क्वेश्चन हो गए, है ना। और ये वाला क्वेश्चन और अगर आपको देखना हो तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है अपने पास मॉड्यूल के अंदर भी, ठीक है। तो उसमें और अच्छी तरह समझा रखा है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और पढ़ते रहे सीखते रहे, थैंक यू।